हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे निपटकर इससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। हमें हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, हम आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, जो अशोक इसमें बाकी रह गया था, आज हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया था, और बिंदुसार को देख लिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज अशोक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यह एक महान शासक था, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन उससे पहले, पढ़ने से पहले, अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, हमारे चैनल पे लगातार क्लासेस चल रही हैं। आपने यूपी टेट की क्लासेस देखा होगा, सीडीपी चल रहा है, जिसमें कई राज्यों, हर राज्यों का टेट इसमें समाहित है। इसके साथ साथ सी टेस्ट, इसके साथ साथ सुपर टेट के लिए भी वह महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी SSSC पेट का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इतिहास भी चल रहा है, मैथ की भी कक्षाएं चल रही हैं। तो आप लोग इसको देखा करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अब समय आ गया है साथियों हमें स्मार्ट पढ़ाई करने का। हमको भटकना नहीं है, इधर उधर किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमको स्मार्ट पढ़ाई करना है। वही क्वेश्चन देखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूर्व में पूछे गए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, खास करके यूपी के एग्जामों में। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी हमारे सोशल मीडिया साइट से नहीं जुड़ा है, वो लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे फेसबुक पेज से यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अशोक के बारे में क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चलिए देख लेते हैं। बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद अशोक का ये राज्याभिषेक हुआ। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, बड़ी मतभेद है इसमें, कई जगह कई बात कहा गया है। तो अशोक का देखिएगा, अशोक का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक कई जगह कई बात कहा गया है। इसके राजारोहण और राज्याभिषेक इन दोनों के बीच में 4 साल का गैप रहा है। राज्यारोहण और राज्याभिषेक के बीच 4 साल का गैप, कब से कब तक? तो 274 ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व इसका ये गैप रहा है। कब से? तो 274 ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व ईसा पूर्व। लेकिन कई जगह 259 ईसा पूर्व माना गया है कि यह राजगद्दी पर 259 ईसा पूर्व में बैठा था। अब कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि अशोक की माता का क्या नाम था। इसके पिता बिंदुसार थे और माता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था? कमेंट करके आप बताइए कि माता का क्या नाम था। कमेंट करिए, कमेंट करिए। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। और पुराणों में इसको अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में ये पूछा है कि पुराणों के अनुसार कि अशोक को क्या कहा गया है। तो पुराणों के अनुसार अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों के अनुसार अशोक को अशोकवर्धन, अशोकवर्धन, ठीक, अशोकवर्धन कहा गया है। इसके अशोक के
पूरे लाइफ में एक महत्वपूर्ण घटना है जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। वो क्या है? कलिंग आक्रमण, कलिंग विजय प्राप्त किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग विजय कब प्राप्त किया था? कलिंग विजय, कलिंग विजय कब प्राप्त किया था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में। इस कलिंग के विद्रोह में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे और कई लाख लोग घायल हो गए थे इस कलिंग आक्रमण में। और अशोक की इसमें जीत हुई थी, इससे पूरी दुनिया कांप गई थी। यह इतना महान शासक तब से हो गया था। लेकिन उसके बाद और इसका उल्लेख जो शिलालेख है, अशोक का 14 शिलालेख है, उसमें 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। किसमें? ये भी यहीं पे लिख लीजिएगा। 13वें शिलालेख में, शिलालेख में उल्लेख है। ठीक है, कलिंग विजय का उल्लेख है 13वें शिलालेख में। देखिएगा, इसके साथ साथ यह पहले यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। और जब बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ तो तब इसका दिल परिवर्तित हो गया। पहले यह क्रूर शासक हुआ करता था, मतलब दया दृष्टि इसको मतलब बौद्ध धर्म के बाद, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आए। कब? पहले क्या था? पहले ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में यह कौन सा? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। यह बौद्ध धर्म कहां से यह प्रेरित हुआ कि हमको बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए? तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, ध्यान दीजिएगा। कहां से यह प्रेरित हुआ और कौन इसका गुरु था? प्रेरणा कहां से मिली कि हमको बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए? किसका प्रवचन सुन के यह बौद्ध धर्म को अपना लिया? एक क्वेश्चन तो ये बनता है, और वहीं दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध गुरु कौन था इसका। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो प्रेरणा तो मिली थी इसको निग्रोध से, निग्रोध का प्रवचन सुन के इसको प्रेरणा मिली थी। लिख लीजिएगा, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरणा किससे मिली थी? निग्रोध से, निग्रोध से। लेकिन बौद्ध गुरु कौन था इसका? बौद्ध गुरु, दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उपगुप्त, उपगुप्त प्रवचन निग्रोध का सुना था, तब से इसको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए यह राजी हो गया, और उपगुप्त ने इसको शिक्षा दीक्षा दी बौद्ध धर्म की। ठीक, दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में यह इतना रम गया कि यह अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेज दिया ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आपने देखा होगा बौद्ध संगति, जो 4 बौद्ध संगति हम लोगों ने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, तो तीसरा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो वो भी यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके पुत्र का क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम महेंद्र था, और इसके पुत्री का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए, इसके पुत्री का क्या नाम था? पुत्री संघमित्रा, संघमित्रा। ठीक है, दोनों को, महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को भेज दिया कि तुम लोग जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। पूरे भारत देश में, मतलब पूरा इस जितना इसका एरिया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तीसरा बौद्ध संगति भी हम लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया। अब देख लेते हैं इसका शिलालेख जो था वो किस किस लिपि में लिखा गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पूछा गया है
कि किस किस लिपि में यह लिखा गया था। आइए चलते हैं, देख लेते हैं। तो देखिएगा, जो अशोक का शिलालेख था वह 4 लिपियों में लिखा गया था। अशोक का शिलालेख कितना था अशोक का शिलालेख? 14 था। इसको खोजा किसने था? ये भी 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, खोजा किसने था और पढ़ा किसने था। 14 शिलालेखों को खोजा किसने था और पढ़ा किसने था, कंफ्यूजन इसमें भी हो जाता है। तो यहीं पे इसको भी देख लीजिएगा। टी फैनथेलर, इसको ध्यान दीजिएगा। टी फैनथेलर नाम थोड़ा अटपटा है। इसने खोज किया था, टी फैनथेलर ने खोज किया था। कब किया था? 1750 में। और पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। 1837 में पढ़ा था। अशोक के 14 शिलालेख की खोज, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, इसको भी देख लीजिएगा। खोजा किसने था? टी फैनथेलर ने। और पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? तो 1750 में खोजा गया था और पढ़ा गया था 1837 में। अब देख लीजिए, शिलालेखों की बात आई है तो इसके लिपि की बात कर लेते हैं कि कितनी लिपियों में यह लिखा गया था। तो 4 लिपियों में यह लिखा गया था। भारत में यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, वहीं पाकिस्तान में यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, अफगानिस्तान में यह अरमाइक लिपि में लिखा गया था, और वहीं वह ग्रीक, जो इस समय तुर्की है, वह ग्रीक लिपि में लिखा गया था। तो 4 लिपियों को देख लेते हैं। 4 लिपि पूछा जाता है किस लिपि में नहीं लिखा गया था या लिखा गया था। तो ये जब आप लोगों को याद रहेगा तो क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। ब्राह्मी, खरोष्ठी। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? कमेंट करके बताइए। अरमाइक और ग्रीक कहाँ पे लिखा गया था ये भी हम लोगों ने देख लिया। ब्राह्मी भारत में, खरोष्टी पाकिस्तान में, अरमाइक अफगानिस्तान में, ग्रीक तुर्की में। इससे ये पता चलता है कि अशोक का एरिया कितना बड़ा था। ये पाटलिपुत्र बिहार साइड में रहता था और यहाँ से लेकर के ग्रीक तक इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि ग्रीक में भी इसके शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, जो इस समय तुर्की है। 4 लिपियों में ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है। इसके साथ साथ देख लेते हैं कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है, इसको किस राजा ने कौशाम्बी से इलाहाबाद किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस राजा ने कौशाम्बी से इलाहाबाद में स्थापित किया था, जो इस समय प्रयागराज है। तो अकबर ने। ठीक है, जो क्या उसका नाम है? प्रयाग स्तंभ। जो प्रयाग स्तंभ है, इसको अकबर ने कहाँ से? कौशाम्बी से कहाँ किया था? इलाहाबाद, जो इस समय प्रयागराज है। ठीक है, इसके साथ साथ देख लीजिएगा कि कौन सा अभिलेख खरोष्टी ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिख लीजिए। खरोष्टी दाएं से
बाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसके साथ साथ देख लीजिएगा कि ये जो प्रयाग स्तंभ है इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछा गया है इसके दूसरे नाम से, रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख याद रखिएगा, रानी का अभिलेख। और इसके साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है और सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है। तो सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, कमेंट करिए। सबसे छोटा कौन है, रूमीदेह, रूमीदेह। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा सातवां। सबसे बड़ा कौन है, सातवां। ठीक, ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने जो अशोक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो देख लिया। इसके साथ साथ अब ये भी देख लीजिए कि जब मौर्य वंश का अंत होता है तो उस समय मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और इसको बृहदत्त को किसने हरा करके मौर्य वंश का अंत किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने हरा करके बृहदत्त को और मौर्य वंश का अंत किया। और तब से शुंग वंश की स्थापना हुई। याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था, बृहदत्त। और इसको किसने हराया था, तो इसको हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने हरा करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक, हम लोगों ने जो अशोक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है। और अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में इसको भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।